हेलो गाइस, तो फिर से मैं आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि पिछला वीडियो में हम सब ने देखा था कि कैसे करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे बीच में आया था, कहां से आर्च वाइटेकर आए थे और कौन कौन से किंगडम के बारे में बताए थे। उसी किंगडम को आज आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ किंगडम मोनेरा को लेकर। ठीक है, तो जैसे कि पिछला वीडियो में आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया था, वैसा ही देखते हैं इस वीडियो में किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप जो होगा आपके लिए टू द पॉइंट में है और ये पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप देखेंगे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे नोट किया गया है वो सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट होंगे और इससे बाहर उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोग को एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का दिया गया है, सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि बताइए बैक्टीरिया किस किंगडम के अंदर आता है, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए बैक्टीरिया जो आता है ना वो किंगडम मोनेरा का मेंबर है, यानी किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। सर ये बैक्टीरिया एक्चुअली है क्या? बैक्टीरिया ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं तो पहली बात है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे कैसे होंगे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा? यूनिसेल्युलर। किंगडम मोनेरा के जो भी मेंबर होंगे वो कैसा होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यूनिसेलुलर का मतलब होता है यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबका एक ओनली वन सेल रहेगा। कितने को सेल रहेगा? एगो सेल रहेगा। बट वो सेल किस प्रकार का रहेगा? वो सेल रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा रहेगा? प्रोकैरियोटिक, PROKARYOTIC। ठीक है, सबसे पहली बात, ये मोनेरा के अंदर किस प्रकार के एनिमल आते हैं? मोनेरा के अंदर वैसा एनिमल आएंगे जो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे जिसका सिर्फ एगो सेल रहेगा, और वो भी सेल किस प्रकार के रहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेलुलर रहेंगे। यानी अगर आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो आइए थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। यानी अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सीधे सेल का साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होते हैं? जी नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए की हम बात करते हैं या फिर आरएनए जो भी है वो सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरी बात, जो यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वो सारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब पुराना टाइप का सेल। जैसे देखिए ना हम लोग का पहले, जब अभी तो 4G 5G का फ़ोन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, पहले हमारे पास वो छोटा नोकिया वाला फ़ोन, पुराना वाला फ़ोन आया करता था जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वो सांप वाला गेम हम लोग खेला करते थे, है ना। तो समझ लीजिए कि इवोल्यूशन के दौरान अगर पहले कोई सेल आया था तो ये प्रोकैरियोटिक ही था, यानी किंगडम मोनेरा। मोनेरा का मेंबर पहले जब धरती में इवॉल्व हुआ तो उनका पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ था, पुराना टाइप ऑफ सेल था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और वो सारे ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम मोनेरा। इसमें सारे के सारे आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। दे आर मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर हम अपना मिट्टी को उठाएंगे ना, एक थोड़ा सा ऐसे करके मिट्टी उठाएंगे तो उसमें हजारों संख्या में बैक्टीरिया हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे मर जाते हैं तो वो मिट्टी में तुरंत सड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं जो उसको सड़ाने में हेल्प करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर वो जगह पे पाया जाता है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमें बैक्टीरिया देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, इवन सॉयल में या फिर आइस में, हवा में, हर जगह पे पाया जाता है।
They are most abundant cosmopolitan microorganism. They also live in the extreme habitat. अच्छा बताइए, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए रहना बहुत टफ सिचुएशन हो जाता है, वैसा जगह पे भी हमें बैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है। एक्सट्रीम हैबिटेट, कुल मिला के बोले तो ये ऑर्गेनिज्म देखने में जितना सिंपल है ना, ये अंदर से उतना ही जिसको बोल सकते हैं ना, थोड़ा हार्ड हार्श कंडीशन को झेलने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। जो बोलते हैं ना, जो बाहर से दिखता नहीं है वो अंदर से बहुत ही थोड़ा डेंजर टाइप का होता है। इन लोग भी वही है, ठीक है। सच इज दी हॉट स्प्रिंग, देखिए आमतौर पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को गर्म पानी में अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उबलने लगेगा। लेकिन पता नहीं इन लोग के अंदर क्या, वो जो गॉड ऑलमाइटी गॉड वाला जो पावर ना थोड़ा ज़्यादा ही है, ये इसको कहीं पे भी छोड़ दो ना तो ये वहाँ पे सरवाइव कर जाएगा। जैसे कि हॉट स्प्रिंग की बात करें, गर्म पानी में भी इन लोग जिंदा रहेगा। अगर आप बात करेंगे डेजर्ट में, तो ये डेजर्ट में भी पाया जाएगा, स्नो में, बर्फ के अंदर भी पाया जाएगा। डीप ओशन, समुंदर के, गहरी समुंदर के अंदर अगर चले जाएंगे ना, जहाँ पे लाइट तक भी नहीं पहुँच पाता होगा, वहाँ तक ये सरवाइव कर सकते हैं। कौन, बैक्टीरिया। वेयर वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म, वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, ना के बराबर पाया जाता है, वैसा जगह में हमको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है। वाकई में ये बैक्टीरिया, जिसको हम लोग खतरों का खिलाड़ी बोल सकते हैं, डेंजर जगह में ये रह सकता है। मैनी ऑफ देम आर पैरासिटिक, बताइए पैरासिटिक, किसी और के बॉडी के अंदर, किसी होस्ट बॉडी के अंदर डिपेंड करेगा, उसके अंदर रहेगा, उसी का फूड खाएगा, फिर उसी के बॉडी में रहेगा भी, ठीक है। तो आइए फिर हम देखते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। हम लोग जैसे देखते हैं ना कि जो आदमी का कभी कभी हम लोग निक नेम दे देते हैं, जो देखने में थोड़ा डीप कलर का होता है तो उसका एक अलग नाम रख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा वाइट होता है तो उसको अलग नाम देते हैं, को साइज में थोड़ा छोटा होता है तो उसको हम लोग बोल चाल में थोड़ा चिढ़ाने के लिए उसको अलग नाम दे देते हैं ना। तो वैसा ही बैक्टीरिया का भी केस में है, इनका जैसा देखने में नाम भी वैसे ही दे दिए हैं, ठीक है। जो गोल गोल दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे ना, स्पायरिकल शेप वाला को कोकस बोलते हैं, मतलब शेप के हिसाब से बाहर से देखने में कैसा है वैसा इन लोग का नाम भी रखा गया है। जैसे कि स्पेरिकल शेप में जो बैक्टीरिया गोल गोल दिखेगा ना, हम लोग उसको कोकस बोल देंगे, ठीक है। यानी और ये कोकस वर्ड का सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब अगर बैक्टीरिया हमको गोल गोल दिखेगा यानी स्फेरिकल टाइप का दिखेगा, बॉल शेप जैसा दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे, कोकस बोलेंगे, ठीक है। अगर वहीं पे प्लूरल बहुत सारा बैक्टीरिया एक साथ आ जाता है तो हमने उसके लिए कोकाई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे, अगर बैक्टीरिया रॉड शेप, लंबा लंबा रॉड टाइप का दिखेगा ना, तो उसके लिए हम लोग बेसिलस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गोल गोल स्फीयर दिखेगा तो कोकस, रॉड शेप लंबा लंबा दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे बेसिलस या फिर बेसिली। और ये बेसिलस, ये रॉड शेप बैक्टीरिया दिख रहा है हमको, इसका डायग्राम, जहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जनरली वो एडवर्स कंडीशन को पार करने के लिए जो स्पोर्स होते हैं ना, वो स्पोर्स बनाते हैं, वो दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको बैक्टीरिया कोमा शेप का दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम मेरा बना हुआ है, अगर वो बैक्टीरिया कोमा शेप का दिख रहा है तो कोमा शेप बैक्टीरिया के लिए हमने विब्रियम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो विब्रियम वर्ड है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। एगो अगर कोमा शेप का बैक्टीरिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग विब्रियम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विब्रियो। कोमा शेप बैक्टीरिया के लिए क्या यूज़ करेंगे, विब्रियो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का दिखता है। स्पाइरल मतलब क्या होता है, वो जो रिबन होते हैं ना, रिबन को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर देते हैं तो जिस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा ना, वैसा स्ट्रक्चर को हम लोग कोमा शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं, सॉरी स्पाइरलम बोलते हैं। और ये स्पाइरलम वर्ड हम लोग एगो बैक्टीरिया के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया यानी प्लूरल फॉर्म होगा तो उसके लिए स्पाइरेला वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ट्विस्ट किया हुआ है ना, तो ये है स्पाइरल
सेप्ट बैक्टीरिया, और स्पाइरल सेप्ट बैक्टीरिया को हम लोग स्पाइरेलम बोलते हैं या फिर स्पाइरेला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे का टॉपिक मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ आपके बीच में। तो अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बैक्टीरिया में हमको ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलती है। अगर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी होता है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी होता है। फोटो मतलब लाइट, जब लाइट की सहायता से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर कोई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है और अपना भोजन खुद से बना ले रहा है ना, तो उसको हम लोग फोटो सिंथेटिक बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, हाँ, लाइट के माध्यम से, लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया अगर अपना भोजन बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म अगर डीप सी के ओशन है जहाँ पे समुंदर के अंदर सन का लाइट भी नहीं पहुँच पाता, वैसा जगह पे है, तो उन लोग क्या करता है ना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। उन लोग केमिकल की सहायता से अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर देखेंगे तो हेट्रोट्रोपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बैक्टीरिया। जब हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से शो करते हैं उस समय किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर जाता है, किसी मरा हुआ चीज़ों के अंदर, किसी मरा हुआ चीज़ों के ऊपर ग्रो करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सबके साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।